गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। आप लोगों ने देखा कि भौतिक संसाधन जितने भी हैं, अगर उनको ठीक ढंग से व्यवस्थित कर लिया जाए, उनका मैक्सिमम उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्था कहलाएगी। अब अगला जो रिसोर्स हमको पढ़ना है वो दूसरा है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, मानवीय का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। विद्यालय में कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं? अगर हम मानवीय संसाधन के प्रमुख अंग की बात करें तो आप इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में, आप विद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप समझ सकते हैं। विद्यालय में जो भी मानव से संबंधित संसाधन हैं उन्हें हम मानवीय संसाधन कहते हैं। तो आप सोचिए कि विद्यालय में कौन कौन से मानव से संबंधित हैं। पहला होता है प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल। दूसरा आपका होते हैं छात्र। तीसरा अध्यापक, कर्मचारी वहाँ के, प्रबंधक, और समुदाय भी जुड़ा होता है विद्यालय से। जैसे समुदाय में, विद्यालय में बहुत सारी समितियां बनाई जाती हैं, जिसमें एक ग्राम शिक्षा समिति होती है, एक आपकी समिति होती है जो पेरेंट टीचर मीटिंग एसोसिएशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे कि मानवीय संसाधन के प्रमुख अंग की बात करें तो पहला प्रधानाध्यापक, दूसरा अध्यापक, तीसरा छात्र और चौथा समुदाय। तो ये आप याद रख लें कि मानवीय संसाधन में ये अंग आते हैं। अब हम बात करते हैं कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन आप जानते हैं कि सभी लोगों को समन्वित करके अगर उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य लिया जाए और सभी लोग संतुष्ट हों और उद्देश्य की पूर्ति करें, उसे हम अच्छा प्रबंधन कहते हैं। तो विद्यालय में मानवीय संसाधन होते हैं, अब उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, उनका कैसे प्रबंधन करते हैं। अगर उन्हीं का प्रबंधन कर लिया जाए तो निश्चित रूप से विद्यालय में पठन पाठन व्यवस्था और विद्यालय जिस उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रहा है उस शिक्षण अधिगम व्यवस्था की अच्छी पूर्ति संभव होगी। तो पहला आप ये समझिए कि मानवीय संसाधन का प्रबंधन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि मानवीय संसाधन का प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति को जो विद्यालय में है उसकी कार्य क्षमता के अनुसार, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है, विभिन्नता होती है, तो सबकी भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं। तो उन क्षमता, जो व्यक्ति की क्षमता है, उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए हम उनके कार्य का बंटवारा कर दें, कार्य का वितरण कर दें, सभी लोग संतुष्ट हों तो निश्चित रूप से सभी लोग कार्य करेंगे, सभी में कार्यनिष्ठा होगी, सभी कर्तव्यनिष्ठ होंगे और विद्यालय में कोई मतभेद नहीं होगा। विद्यालय अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा, शिक्षण अधिगम व्यवस्था कुशलतम ढंग से संचालित होगी। तो आप समझ गए होंगे कि मानवीय संसाधन का प्रबंधन किसे कहते हैं। मानवीय संसाधन का प्रबंधन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण कर देने की प्रक्रिया ही मानवीय प्रबंधन कहलाती है, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन कहलाती है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण करना ही आपका मानवीय संसाधन का प्रबंधन है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन क्या है। अब भौतिक संसाधन आपने पढ़ा, तो विद्यालय को अगर हम रेलगाड़ी मान लें कि विद्यालय एक रेलगाड़ी है, तो भौतिक संसाधन रेल है, लेकिन मानवीय संसाधन उसका इंजन है। इंजन जितना मजबूत होगा रेल उतनी तेज चलेगी, रेलगाड़ी उतनी तेज चलेगी। तो निश्चित रूप से अगर विद्यालय में हर व्यक्ति, प्रिंसिपल, अध्यापक, छात्र, वहाँ के कर्मचारीगण और समुदाय के सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, सभी लोग ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अपना पूरा जो उनके अंदर क्षमता है उसका सदुपयोग कर रहे हैं बच्चों के विकास के लिए, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि एक अच्छा प्रबंधन है। अब यहाँ पर जो संसाधन हैं उस संसाधनों की जो एक सबकी आकांक्षा है विद्यालय की, उसकी पूर्ति हो, क्योंकि हर विद्यालय की अपनी आकांक्षा है। तो जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग करते हुए हम विद्यालय के विकास के लिए सबकी आकांक्षाओं की पूर्ति करें। और मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का एक उद्देश्य ये भी है कि उत्तम शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा की जो व्यवस्था चल रही हो उच्च कोटि की हो, उत्तम हो।
मैंने कहा कि मतभेद की संभावना कम करता है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। अगर अच्छा प्रबंधन कर लिया जाए तो निश्चित रूप से खींचाताई नहीं होगी। जो टीचर बैठा होगा, अगर अच्छा प्रबंधन नहीं होगा तो वो कहेंगे आप क्लास ले लो, वो कहेंगे हम नहीं पढ़ाएंगे, हमको ज़्यादा काम मिल गया है। तो अध्यापकों के अंदर मतभेद को कम करता है। कौन कम करता है? अगर मानवीय संसाधनों का अच्छा प्रबंधन है, सभी लोगों को कार्य का वितरण उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उनसे बातचीत करके लोकतंत्रात्मक ढंग से अगर कार्य का बंटवारा हुआ है तो नो डाउट सभी लोग अपनी कर्तव्य निष्ठा दूरदर्शी सोच से काम करेंगे और सब में कार्यनिष्ठा होगी, कर्तव्य निष्ठा होगी। तो ये मानवीय संसाधनों का प्रबंधन है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन होना चाहिए। मैंने अंग बता दिए आपको। मानवीय संसाधन में विद्यालय में जितने मानव से संबंधित लोग हैं वो उसके अंग हैं। अब हम बात करते हैं पहले अंग की। पहला अंग आपका है प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, हेडमास्टर। विद्यालय में जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें आप कहते हैं प्रधानाध्यापक। थोड़ा सा जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज है उसमें आप प्रधानाचार्य कहते हैं, और जो डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें आप प्राचार्य कहते हैं। अंग्रेजी में सबको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो अब प्रधानाध्यापक, एक अंग की बात करते हैं प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक मानव संसाधन के रूप में, अगर प्रधानाध्यापक की बात करें मानवीय संसाधन के रूप में प्रधानाध्यापक, तो मानवीय संसाधन के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका बड़ी अहम होती है, क्योंकि प्रधानाध्यापक किसी विद्यालय का प्रतिबिंब होता है। और प्रधानाध्यापक अगर कुशल है, योग्य है, अनुभवी है, दूरदर्शी है, चरित्रवान है, उसका अच्छा व्यक्तित्व है, तो निश्चित रूप से विद्यालय की हर गतिविधि ठीक से संचालित होगी। क्योंकि प्रधानाध्यापक पूरे मानवीय संसाधन का केंद्र बिंदु है। वह अगर चाहेगा अपने नेतृत्व में, अपने कुशल नेतृत्व में सभी गतिविधियों को ठीक से समन्वित ढंग से वो संचालित कर सकता है, क्योंकि प्रधानाध्यापक एक कुशल प्रशासक होता है, एक कुशल प्रबंधक होता है, और उसी के नेतृत्व में सारी गतिविधियां संपादित होती हैं। तो प्रधानाध्यापक की भूमिका अहम है मानवीय संसाधन के रूप में। तो हम अगर कुछ विशेषताओं की बात करें कि प्रधानाध्यापक मानवीय संसाधन के रूप में कौन कौन सी विशेषता है, तो पहली आप नोट कर सकते हैं बहुआयामी। बहुआयामी बहुआयामी कार्य का मतलब ये होता है, मल्टी जो एस्पेक्ट्स हैं, कि प्रधानाध्यापक का कोई एक कार्य नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी है कि कुर्सी पर बैठा रहे और प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल वही है जो योग्य हो, अनुभवी हो, कार्यनिष्ठ हो, समय समय पर उसमें प्रशासक के गुण हों, प्रबंधक के गुण हों, सभी को लेकर के साथ चलने की, मित्रवत व्यवहार करने की कला हो। तो बहुआयामी का मतलब होता है कि विद्यालय की जितनी गतिविधियां हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स, सभी पर, जहां निरीक्षणकर्ता के रूप में हो, जहां प्रशासनकर्ता, जहां मार्गदर्शन की जरूरत है, जहां पर सुझाव देने की जरूरत है, सभी अध्यापकों की मीटिंग लेना, बच्चों से बात करना, क्या संसाधन की जरूरत है, कहाँ समस्या आ रही है, सबको हर बिंदु पर मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब किसी एक बिंदु पर काम न करना बल्कि सब पर। किस लिए? कि विद्यालय में जो छात्र पढ़ने आए हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। तो दूसरा है सुगमकर्ता। सुगमकर्ता का मतलब ये होता है कि बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि बड़े स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल होते हैं, बच्चे उनके पास जाने से डरते हैं, अध्यापक उनके पास जाने से डरते हैं, समाज के लोग आने से डरते हैं, वो किसी से मिलते नहीं हैं। तो इसको आप सुगमकर्ता नहीं कहेंगे। सुगमकर्ता का मतलब ये होता है कि लोकतंत्रात्मक ढंग का प्रिंसिपल होना चाहिए। समय समय पर वो छात्रों की समस्याओं को लेकर के छात्रों से बात करे, अध्यापकों से बात करे, वो समुदाय के लोगों से, अभिभावक से मिले और हर कर्मचारी से बात करे और देखे कि कहाँ किसकी क्या समस्या आ रही है। उसके अंदर कोई क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, भाई भतीजावाद, ये चीजें ना हो, बल्कि वो सबका प्रिंसिपल है। क्योंकि विद्यालय समाज का लघु रूप है और विद्यालय का प्रिंसिपल एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। तो प्रिंसिपल को सुगम होना चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें तो कुशल प्रेरणादायक। आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, अगर दिखाई न पड़ रहा हो तो मेरी आवाज से आप नोट कर सकते हैं। कुशल प्रेरणादायक। कुशल प्रेरणादायक का मतलब ये होता है, प्रेरणा आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि प्रेरणा एक अदृश्य आंतरिक भावात्मक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए, और वो प्रेरित अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से वो कार्य करता रहता है जब तक लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए। तो एक प्रधानाध्यापक को कुशल प्रेरणादायी होना चाहिए, अध्यापकों को प्रेरित करना चाहिए, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अपने कर्मचारियों को कार्य करने के लिए, विद्यालय के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए, और स्वयं भी
प्रेरित रहना चाहिए, उसको देख करके लोग प्रेरित हों। अगला जो पॉइंट है नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व की क्षमता का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति के मार्गदर्शन के अंतर्गत सारा विद्यालय कार्य करता है। तो प्रिंसिपल विद्यालय का प्रतिबिंब होता है। मैंने कहा कि एक अनुभवी, कुशल, योग्य, अच्छा व्यक्तित्व का प्रिंसिपल निश्चित रूप से विद्यालय को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा और उसमें उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता मतलब यह है कि वो जो कुछ भी करे उसको लोग अनुसरण करें और उसकी बातों को माने। छात्र, वहाँ के कर्मचारी गण, अध्यापक गण उसके किसी भी चीज का वो नेतृत्व करता होता है, उसमें नेतृत्व के गुण होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मानवीय संसाधन स्थापित करने की क्षमता। मानवीय संसाधन स्थापित करने की क्षमता प्रधानाध्यापक की ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा गुण है कि वो पहले मानव है तो मानवता के गुण उसमें होने चाहिए। मानवता के गुण का मतलब ये होता है कि अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका ठीक ढंग से आकलन करे, सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करे, छात्रों के साथ बातचीत करके समस्या को जाने। ये ना हो कि कोई समस्या को किसी का दोष नहीं था उसको दंडित कर देना, किसी के खिलाफ कार्रवाई कर देना। पहले वो सभी चीजों को जाने, समझे। तो मानवीय संसाधन स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। यह तब होता है जब उसका दृष्टिकोण लोकतंत्रात्मक हो, मित्रवत हो। कुशल प्रशासक एवं प्रबंधक। एक प्रिंसिपल को कुशल प्रशासक होना चाहिए, कुशल प्रबंधक की भूमिका के रूप में कार्य करना चाहिए। आप जानते हैं कुशल प्रशासक कौन है? जिसमें नियोजन की क्षमता हो, जिसमें संगठन की क्षमता हो, जिसमें नियंत्रण की क्षमता हो, जिसमें मार्गदर्शन की क्षमता हो, जिसमें दूरदर्शिता हो। ये सारी चीजें आपकी आती हैं। प्रशासन, तो प्रिंसिपल विद्यालय का प्रशासन करता होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारी प्रिंसिपल के अंतर्गत होती हैं। और प्रबंधन की भूमिका में भी हो। प्रबंधक की भूमिका का मतलब ये होता है कि वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के, सारे संसाधनों को एक साथ लेकर के वो अपना जो विद्यालय का लक्ष्य है कि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, छात्र राष्ट्र के होनहार नागरिक बने, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी से कार्य क्षमता के अनुसार उनका मैक्सिमम उपयोग करा लेना, ये प्रबंधन है। चरित्रवान, मैंने कहा कि प्रिंसिपल का चरित्र कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का लहूरूप कहा। तो प्रिंसिपल का जो व्यक्तित्व होता है वो समाज के व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। तो एक प्रिंसिपल का चरित्रवान होना, आदर्श होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो चरित्र समाज की पूंजी है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। तो एक प्रिंसिपल अगर चरित्रवान है तो निश्चित रूप से वो अपने विद्यालय को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। सकारात्मक सोच, अगली विशेषता है सकारात्मक सोच। प्रिंसिपल की जो सोच हो, जो उसके आइडियाज हों, वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं हो। हमेशा कमियों को तो देखे, लेकिन कमियों को इसलिए देखे कमी निकालने के लिए, बल्कि उनको दूर करने के लिए। तो विद्यालय के भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन, हर संसाधनों पर उसकी दृष्टिकोण सकारात्मक हो, आदर्श हो। और मैंने कहा कि प्रधानाध्यापक को एक मार्गदर्शनकर्ता के रूप में होना चाहिए, मार्गदर्शन का काम करे। प्रधानाध्यापक मानवीय संसाधन के रूप में एक केंद्र बिंदु है। उसका जो व्यक्तित्व हो संतुलित हो, अनुसरण करने योग्य हो, कार्यनिष्ठता हो, उसमें वो दूरदर्शी सोच वाला हो, कर्तव्य करे। ऐसा ना हो कि वो अपने काम ना करे, अपने कामचोर हो और अध्यापकों से चाहे कि काम करे, तो ऐसा नहीं होगा।